दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं और उपसर्ग की आज हमारी यह 5वीं क्लास है। इसके पहले 4 क्लासेस हो गई हैं। उन चारों क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उन सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। यहाँ पर उपसर्ग को हम लोग बहुत डिटेल में देख रहे हैं, एक एक बिंदु को हम लोग बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। एक भी बिंदु आपका यहाँ छूट नहीं रहा है। उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं, नियमों को हम लोग बार बार देख रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकों में बहुत सारे टीचर्स आपको इतना डिटेल में नहीं बताते हैं। बहुत सारी पुस्तकों में भी 1 या 2 पन्नों में इसको इतश्री कर दिया जाता है, लेकिन यह इतना ज़्यादा नज़रअंदाज करने वाला भी टॉपिक नहीं है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में यहाँ से अच्छे खासे स्तर से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप टीईटी की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर इतने ज़्यादा टफ तो नहीं पूछे जाते हैं प्रश्न, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं इस परीक्षा के लिए भी। और जहाँ पर बहुत अच्छे खासे स्तर पर प्रश्न पूछे जाते हैं उस परीक्षा में भी। सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से यह महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो एक एक बिंदु को हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं। साथ में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। औरों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे औरों को भी इसका लाभ हो सके। अभी 3 या 4 क्लासेस और होंगी इसकी, उसके बाद से यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको लग गया होगा कि कितने गहराई में जाके हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उपसर्ग के साथ साथ आपका समास और संधि सब कंप्लीट होता चल रहा है। शुद्ध अशुद्ध शब्दों को जो प्रश्न आते हैं वह भी हम लोग यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। तो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। जब हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा इस टॉपिक के खत्म होने के बाद, तब आप देखेंगे वहां पर किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं उपसर्ग से, ठीक है ना। इतने भी हल्के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो औरों को शेयर कर दीजिएगा। आपके प्रश्न हो तो हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं। किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, नंबर्स दे दिए गए हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट आप कमेंट करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर और भी सुविधाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमको 11वां उपसर्ग देखना है आज, जो हमारा सु उपसर्ग है। इसके पहले हम लोगों ने 10 उपसर्गों को देख लिया था, ठीक है ना। सु उपसर्ग के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सु का अर्थ हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, कि सु का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है सरल या सुंदर या अच्छा, ठीक है ना। इसका शब्दों के हिसाब से अर्थ परिवर्तित होगा, जहां जैसा शब्द होगा वहां उसका ऐसा अर्थ लिया जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम लोग समास की बात करें तो यहां पर प्रायः आप देखते हैं जहां पर भी उपसर्ग होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन यहां पर कर्मधारय समास होगा। मैंने आपको कर्मधारय समास में पढ़ाया था कि कर्मधारय समास किसको बोलेंगे, ठीक है ना। यहां पर मैं एक बार और बता दे रहा हूं जिससे आपका दोहरा जाएगा, ठीक है ना। कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास किसको कहते हैं? जहां पर दोनों पद प्रधान हो, ठीक है ना। यहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का जो है संबंध होगा, विशेषण विशेषण का संबंध होगा या उपमान उपमेय का संबंध होगा, ठीक है ना। तो यह जो है कर्मधारय समास होता है। मैंने डिटेल में इसकी क्लास ली है और मैंने आपको बताया है, वहां जाके इसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहां मैंने आपको दोहराने के लिए इतना बता दिया है। तो अभी उदाहरण में और ब्रहा साह कसर आपका पूरा हो जाएगा, वहां और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां कर्मधारय समास होगा। और यहां पर संधि की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी संधियां हो जाएंगी? यहां पर हो सकता है कि यहां पर हो सकता है दीर्घ संधि हो जाए, अलग अलग स्थिति में बात होगी, ठीक है ना। दीर्घ संधि भी हो सकती है, यहां पर यण संधि भी हो सकती है और यहां पर व्यंजन संधि भी हो सकती है, ठीक है ना। और यहां पर संयोग भी हो सकता है, संयोग, ठीक है ना। ये हटा दीजिएगा, यहां पर
संयोग भी हो सकता है। संयोग और संधि में क्या अंतर है मैंने आपको संधि की क्लास में बताया था, ठीक है ना। संधि कहते हैं जहां पर दो शब्द आपस में मिलकर परिवर्तन उत्पन्न करें, संयोग कहते हैं जहां पर शब्द हूबहू ऐसे जुड़ जाएं, कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। तो उसको संयोग बोलेंगे और संधि किसको बोलेंगे, जहां पर परिवर्तन हो जाए। ये मैंने आपको बता रखा था। तो यहां पर यह स्थिति हो सकती है। अब अलग अलग नियम है इसके, उन नियमों को भी हम देख लेते हैं। उपसर्ग के जुड़ने के नियम क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या होगा, पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि यदि सु के बाद उ या उ आए तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर सु हो जाता है, जाता। बात समझ में है आपको। अभी इसको उदाहरण से भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। अगर सु के बाद उ आ जाए या उ आ जाए तो यहां पर सु का क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, यानी कि बड़ी उ की मात्रा यहां पर लग जाएगी, ठीक है ना। अब जो दूसरा नियम है वह क्या है, अभी मैं आपको समझा दूंगा, अभी लिख लीजिए आप पहले इसको, ठीक है ना। अब दूसरा नियम क्या कहता है, यदि सु के बाद उ या उ को छोड़ कर अन्य स्वर आ जाएं, अन्य स्वर आ जाए, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर सु के जगह पर क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा और यहां पर व जुड़ जाएगा और स्वर की जो मात्रा है, जो भी स्वर आ जाए उ या उ को छोड़कर उस स्वर की मात्रा यहां पर जुड़ जाएगी, स्वर की मात्रा, ठीक है ना। तो यह परिवर्तन यहां पर हो जाएगा। और तीसरी बात है कि अगर यदि सु के बाद व्यंजन आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में, मैंने क्या कहा। अब यहां देखिए, मैंने आपसे कहा जब सु में उ जुड़ेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह सु हो जाएगा, दीर्घ हो जा रहा है ना, उ की मात्रा यहां पर दीर्घ हो जा रही है, तो यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर जब स्वर की मात्रा व के साथ जुड़ेगा और यह आधा सा हो जाएगा तो यहां पर यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहां पर जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपको पता ही है, जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो संधि नहीं होती है, यहां पर संयोग हो जाएगा, मात्र संयोग। बात आपको आई समझ में, मैं क्या कह रहा हूं। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, आपने संधि की क्लास अगर की होगी तो ये चीजें आपकी कंफर्म हो गई होंगी, ठीक है ना। अब यहां पर एक एक संधि को मैं फिर से नहीं पढ़ाने वाला हूं, फिर अलग ही एक टॉपिक छिड़ जाएगा, ठीक है ना। तो उन सभी क्लासेस को आप देख लीजिएगा, यहां पर मैंने आपको बता दिया है, दोहरा जाएगा आपका, ठीक है ना। अभी हम लोग उपसर्ग पढ़ें तो ठीक है, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। अच्छा, एक और नियम है, उसको भी हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। जब चौथा एक और नियम लिख लेते हैं, सु के बाद यदि सा हो तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये जो सा है ना, यह जो सा होगा वह शा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। यह मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अलग अलग इसके उदाहरण हैं, उदाहरणों से हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण हम लोग अगर देख लें तो यहां पर जैसे मैंने लिखा, अगर उर्मी लिखा, उर्मी, ठीक है ना। उर्मी का अर्थ होता है लहर, लहर, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों ने उर्मी लिखा
और इसके साथ अगर हम लोगों ने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सु के साथ जब ऊ की मात्रा होगी, ये देखिए पहला ही नियम था ना हमारा कि जब ऊ की मात्रा या ऊ की मात्रा, यहाँ पर ऊ या ऊ होगा, मात्रा नहीं, यहाँ पर ऊ या ऊ होगा तो क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, यह दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा ऊ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उर्मी के साथ जब मैंने सु जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, यह सूर्मी हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्मी का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर लहर या अच्छी लहर, जो भी आप कह लें, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, सूर्मी हो गया यह, ठीक है ना। चलिए एक और उदाहरण से मैं इसको बताता हूं आपको। मैंने लिखा, मान लिया उक्ति, मैंने उक्ति लिखा और उक्ति के साथ जब मैंने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो यहां क्या हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा, सूक्ति। बात आपको आई समझ में। यह सु जो है ऊ के साथ मिलकर क्या हो गया, ऊ की मात्रा, यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा बन जाएगा ना। जब बड़ा ऊ की मात्रा बन गया तो यहां पर आपको पता है कि जब ऊ या ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे, ऊ हो या ऊ हो, यह दोनों मिलकर भी बड़ा ऊ बनाएंगे, और बड़ा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, यह दोनों मिलकर भी बड़ा ऊ बनाएंगे, ठीक है ना। और जहां पर भी यह स्थिति होगी वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, ठीक है ना। मैंने आपको बता रखा है संधि की क्लास में। तो यहां पर आपको पता है, देखिए छोटा ऊ और यह बड़ा ऊ दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, दीर्घ ऊ का निर्माण कर रहे हैं और यहां पर दीर्घ संधि हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि होगी, तो यहां पर संधि कौन सी हो रही है, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। स्वर संधि का एक भाग है दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर संधि यह हो जाएगा। बात आपको आई समझ में। संधि की क्लासेज आप देख लीजिएगा, वहां पर बहुत डिटेल में चर्चा की गई है इन सभी चीजों की, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने यहां पर अब ये तो बात हो गई जब ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है ना, इन दोनों की बात हो गई यहां पर। अब जैसे दूसरा स्वर आ जाए तो क्या होगा, यहां पर देखिए नियम क्या कह रहा है, सु के बाद यदि ऊ या ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए तो यह वाला परिवर्तन यहां हो जाता है। और इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। मैंने लिख दिया, मान लिया आगत, मैंने लिख दिया आगत, और आगत के साथ जब मैंने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, यहां पर सु जो है आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा और इसके साथ व जुड़ जाएगा, और इस व में यहां पर जो भी स्वर है उसकी मात्रा जुड़ जाएगी। तो यहां पर बड़ा आ है ना, तो इस व के साथ बड़ा आ की मात्रा जुड़ गई और यहां पर गत, ठीक है ना। अब यह क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर स्वागत। बात आपको आई समझ में। तो इसी तरह से और भी, जैसे मैंने लिखा अल्प लिख दिया, ठीक है ना, इसके साथ अगर मैंने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा। बताने की जरूरत है क्या। अब यहां पर स्वल्प हो गया, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इस वजह से यहां पर कोई मात्रा हमने नहीं लिखा। अब यहां कुछ और समझने की आवश्यकता है क्या भाई, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब बात हो गई यहां पर दोनों स्वरों की, ठीक है ना। अगर ऊ की मात्रा हो तो क्या होगा, यदि ऊ की मात्रा ना, ऊ का स्वर ना हो तो क्या होगा, ठीक है ना, ऊ स्वर ना हो तो क्या होगा। ये सारी बातें आपको यहां पर समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए एक मिनट, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, थोड़ा सा सही हो गया अब, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए तीसरा नियम क्या कहता है कि यहां पर सु के बाद यदि व्यंजन हो, ये ऊ की मात्रा इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर व्यंजन हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लिया मैंने लिख दिया कवि, यहां पर देखिए क तो व्यंजन है ना, इसके साथ जब मैंने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो यह क्या हो जाएगा, हूबहू इसी तरह से जुड़ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सुकवि हो जाएगा। देखिए यहां पर तो परिवर्तन हो रहा है ना, सु अल्प में जोड़ने पर स्वल्प हो जा रहा है। यहां पर देखिए आधा सा और वा जुड़ गया, यहां पर परिवर्तन हुआ है ना, तो यहां पर संधि होगी, लेकिन यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहां पर हूबहू ऐसे ही जुड़ गए ये सब, ठीक है ना। मान लिया मैंने लिख दिया संस्कार, संस्कार,
इसके साथ जब मैं सु उपसर्ग जोड़ूंगा तो यह क्या हो जाएगा? सुसंस्कार। सुसंस्कार, ठीक है ना? बात आपको आई समझ में? चलिए, सुभाषित मैंने लिख दिया, सुभाषित मैं अगले पेज पे लिखता हूं। भाषित मैंने लिख दिया, इसके साथ जब मैं सु उपसर्ग जोड़ूंगा तो यह क्या हो जाएगा? सुभाषित, ठीक है ना? तो यह बात आपको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना? तो बहुत सारे आप शब्द ऐसे इसको जोड़कर बना सकते हैं, जैसे सुयस कर सकते हैं, सुलेख, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे शब्द बन जाएंगे, ठीक है ना? सुविचार आप बना सकते हैं, सुपुत्र बना सकते हैं, सुपठित आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द इसके बन सकते हैं, ठीक है ना? तो जहां पर भी व्यंजन होगा वहां पर कोई भी परिवर्तन मत करिएगा। जैसे मैंने लिख दिया लेख, यहां पर तो व्यंजन है ना, इसके साथ आप जो है सु लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? सुलेख, सुपठित, सुवाक्य, सुविचार, आप कुछ भी जो है बना सकते हैं, यहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह बातें हो गई संधि की, ठीक है ना? अब यहां पर हमको देख लेना है अपना अगला उपसर्ग। तो एक चीज और मैं आपको बताता हुआ चलो, यहां पर अगला उपसर्ग अगर पढ़ें तो देखिए यहां पर कई बार भ्रम क्या होता है ना, जैसे मैंने यहां स्वल्प लिखा ना, तो आपने कह दिया यहां पर सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? पहले मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर देखिए स्वागत है तो आपने स्वा देखा तो, अरे ये तो मैंने मिटा दिया। यहां पर देखिए, यहां पर स्वागत लिखा हुआ है तो यहां पर आपने स्वा देखा तो आपने कहा कि यहां पे सुधन आगत है तो यह स्वागत हो गया, यहां पर सु उपसर्ग है। यहां पर स्वल्प है, यहां पे जो है सु उपसर्ग हुआ, लेकिन मैंने लिख दिया स्वार्थ। अब देखिए यहां पर मिलते जुलते शब्द है ना ये सब, स्वा यहां पर भी है, स्वा यहां पर भी है, स्वा यहां पर। विकल्प में अगर दे दिया ऐसा प्रश्न, तो विकल्प में अगर ऐसा कोई शब्द दे दिया, आप भ्रमित होकर स्वार्थ में सु उपसर्ग कतई मत जोड़िएगा, ठीक है ना? यहां पर इसका संधि विच्छेद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? स्वार्थ में स्वधन अर्थ होगा, ठीक है ना? स्वधन अर्थ होगा, ठीक है ना? इसलिए कभी भी इस तरह से मत करिएगा। स्वाभिमान, स्वधन अभिमान होता है, सुधन अभिमान नहीं होता। सुंदर अभिमान की बात नहीं होगी, सुंदर अर्थ की बात नहीं होती, ठीक है ना? खुद के अर्थ की बात होगी, खुद के अभिमान की बात होगी, ठीक है ना? अवलंबी, स्वावलंबी, ठीक है ना? तो स्वेच्छा, सुधन इच्छा, जो सुंदर इच्छा हो, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है यहां पर अर्थ में जो है यहां पे संधि करके आप लोग देख लेंगे कहां पर सु उपसर्ग है, कहां पर सु उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना? यहां पर अब बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भ्रम होता है मैंने वो आपको बता दिया, ऐसे शब्दों में भ्रम हो जाता है, तो संधि एक बार करके देख लीजिएगा। तो यहां पर अगला जो उपसर्ग है हमारा वो कौन सा है? बरहवा। हमने सु देख लिया, तो अब हम लोग सु माने अच्छा, कु वाला आप देख लेते हैं, ठीक है ना? अब हम लोग कु देख लेंगे, ठीक है ना? इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ठीक उसका उल्टा, बुरा, ठीक है ना? तो सु को देख लिया, अब हम लोग कु देख लेते हैं। यह बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा एक उपसर्ग है, इसमें बहुत ज़्यादा अर्थ आपको नहीं लगाना है। तो सु का जो है अर्थ क्या है? बुरा हो गया, ठीक है ना? और यहाँ पर संधि होगी ही नहीं, यहाँ पर एज इट इज शब्दों के साथ हूबहू यह जुड़ जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई संधि नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? संयोग, संयोग होता है, ठीक है ना? और यहां पर भी क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना? कर्म धारय समास। अच्छा, मैं यहां पर आपको समास थोड़ा सा क्लियर करना भूल गया, ठीक है ना? देखिए यहां पर जैसे इसी शब्द को देख लें, ठीक है ना? सुलेख मैंने लिखा है, यहां पर कर्मधारय समास कैसे होगा? सुलेख मतलब सुंदर है जो लेख, यहां पर आप देख रहे हैं ना, सुंदर है जो लेख, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया विचार, इसके साथ सु जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? सुंदर है जो विचार।
तो यहाँ पर सुंदर है जो विचार, यहाँ पर कर्मधारय समास आपको हो ही गया, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध होता है, या तो उपमेय उपमान का संबंध होगा, ठीक है ना। तो जहां पर भी ऐसी बातें होंगी, सुंदर है जो विचार, यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में मैंने आपको ये सारी बातें बता दी थी, ठीक है ना। तो जहां पर इस तरह से भी कंडीशन बनेगा, सुंदर है जो विचार, सुंदर है जो लेख, वहां पर बड़े आराम से आप कह देंगे कि यहां पर तो कर्मधारय समास है, ठीक है ना। तो यहां पर अब इसी तरह से इसको देख लेते हैं। तो कर्मधारय समास यहाँ होगा और यहाँ पर संयोग होगा, यहाँ पर और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जो शब्द बनेगा वो तत्सम के ही शब्द बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को, कुछ उदाहरणों को, ठीक है ना। यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने लिखा रूप लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके साथ मैंने कु जोड़ दिया, कुरूप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कु और रूप जोड़ने पर कुरूप हो जाएगा यह, ठीक है ना। बुरा है जो रूप, ठीक है ना, खराब है जो रूप, ठीक है ना। यहां पर भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब मैं उसके जो है टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं कर्मधारय समास की, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। यहां पर उस चीज को नहीं छेड़ूंगा मैं, बस मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूं। अगर आपने पढ़ी है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा गहराई में समास और संधि के मैं नहीं जाऊंगा यहां पर। हाँ, दोहरा जरूर जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बुरा है जो रूप, ठीक है ना। कुशासन मैंने लिख दिया, कुधन शासन। बुरा है जो शासन, कर्मधारय समास, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कुमार्ग, आप बुरा है जो मार्ग, खराब है जो मार्ग, ठीक है ना, यहां बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। कुपुत्र हो जाएगा, सुपुत्र जैसे होता था वैसे कुपुत्र हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा ख्यात, इसके साथ जब मैं कु लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कुख्यात। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कुविख्यात कहते हैं, ठीक है ना। कुविख्यात कोई शब्द नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। विख्यात होता है या तो कुख्यात होता है। ख्यात में कु लगा देते हैं तो कुख्यात हो जाता है, ख्यात में जब हम लोग वी लगा देते हैं तो विख्यात हो जाता है, ठीक है ना। तो यह जो है अलग अलग उपसर्ग लगाने से होता है। कु विख्यात नहीं हो सकता है क्योंकि कु एक उपसर्ग है, वी एक उपसर्ग है, ठीक है ना। दोनों एक साथ जोड़कर आप नहीं कह सकते, ठीक है ना। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो कुख्यात होता है या सुख्यात, विख्यात होता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग ध्यान रखिएगा। कई लोग कुविख्यात कहते हैं, वो गलत है, ठीक है ना। तो यह बातें हो गई हमारी कु उपसर्ग की। अब अगला उपसर्ग हम लोग देख लेते हैं। यहां पर कुछ खास था नहीं बताने के लिए, जो बताया जाए, ठीक है। अब 13वां उपसर्ग है हमारा, उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। प्रा उपसर्ग, प्रा के बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। तो प्रा का सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, अर्थ जानेंगे, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ विशेष होता है, विशेष। इसका अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, बड़ा, श्रेष्ठ या बड़ा कह सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा भी इसका अर्थ होता है। तो इसके ये सारे अर्थ हैं, अलग अलग शब्दों में यह प्रयोग होंगे, ठीक है ना। और यहां पर समास की अगर हम बात करें तो यहां पर समास कौन सा हो जाएगा, यहां पर अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना, यहां पर हो जाएगा। तो अगर यहां पर संधि की बात करें तो संधि यहां पर दीर्घ संधि भी हो सकती है, दीर्घ संधि हो जाएगा, गुण संधि भी हो जाएगा, और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि भी हो सकती है, और संयोग भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके कुछ नियम हैं, मैं जल्दी जल्दी इसको बताता हुआ चल रहा हूँ। कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो समझ में ना आ रहा हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर अब चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके नियम पे देख लेंगे, फिर हम इसके उदाहरण देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसका पहला नियम है, इसका पहला नियम क्या है कि प्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा यदि यहाँ पर क्या हो, व्यंजन हो, ठीक है ना। प्र ही रहेगा, ठीक है ना। यदि ऐसे इसको लिख लेते हैं, यदि
प्र के बाद व्यंजन हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ संयोग होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। और यहां पर मात्र संयोग हो जाएगा, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में। अब जैसे देखिए, अब यहां पर क्या हो रहा है, दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है कि अगर प्र के बाद अ हो या आ हो तो क्या हो जाता है, अब प्रा हो जाता है और यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे यह भी लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और जो तीसरा नियम है वह क्या कहता है, प्र के बाद यदि ई हो या ई हो तो क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा यह, ठीक है ना। और जब प्रे हो जाएगा तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। बात आपको आई समझ में, यह प्रे हो जाएगा। और चौथा जो नियम है वह क्या है, प्र के बाद ऊ हो या ऊ हो तो क्या हो जाएगा, तो प्रो हो जाएगा, ठीक है ना, प्रो, ठीक है ना, प्रो हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और एक और नियम है, पांचवा नियम है, वह क्या कहता है कि देखिए, अगर प्रा के बाद यदि न हो तो यह जो ना है ना वो णा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेंगे, उदाहरण से यह बातें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यह हमारा कैवां उपसर्ग है, यह हमारा 13वां उपसर्ग है, ठीक है ना। हम लोगों ने 3 उपसर्ग अभी देख लिए आज, ठीक है ना। तो अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर, कौन सा देख लें पहले उदाहरण, ये आ वाला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर आ अगर हो, जैसे मैंने लिखा अंत लिखा और इसके साथ मैंने प्र उपसर्ग जोड़ दिया, तो आपको पता है कि जब यहां पर अ होगा या आ होगा तो यह प्र जो है प्रा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब यह आ में परिवर्तित हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। बात आपको आई समझ में, यह क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। जैसे मैंने एक और शब्द लिखा, मान लिया मैंने लिखा आकार, तो अब इसके साथ जब मैं इसको जोड़ूंगा प्रा को तो प्राकार, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में। अब जैसे मैंने लिखा, मैंने एक और उदाहरण लिखा, अ का उदाहरण तो हमने ले लिया। अब मान लिया मैंने लिखा इक्षक, मैंने इक्षक लिखा, ठीक है ना। अब इसमें इक्षक मतलब देखने वाला, ठीक है ना। तो इक्षा मतलब होता है देखना, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, निरीक्षण करना, ध्यान से देखना। तो इक्षक मतलब देखने वाला। अब इसके साथ जब मैंने प्रा लगाया तो क्या हो जाएगा, ये प्रेक्षक, ये क्या हो जाएगा, प्रेक्षक हो जाएगा। बात आपको आई समझ में। अब जैसे एक और उदाहरण मैं यहां लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा उज्ज्वल, मैंने लिखा उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों जा आधा होता है, कई बार वर्तनी शुद्धि में यह पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उज्ज्वल हो गया, ठीक है ना। और यहां पे जब मैंने प्रा लगाया तो ऊ लगने की वजह से यह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रोज्वल, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। तो यह कुछ उदाहरण हो गए इसके। यहां पर
और यहाँ पर अब कौन सा उदाहरण बच रहा है, यहाँ पर व्यंजन वाला उदाहरण बच रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हार, और इसके साथ अगर मैंने प्र लिख दिया तो क्या हो जाएगा, यह प्रहार। कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप तीनों जगहों पर परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर अंत में प्रांत हो गया, यहाँ पर प्रेक्षक हो गया, यहाँ प्रोज्वल हो गया, लेकिन अब प्रहार ही रह गया, ठीक है ना। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रबोध, बोध में प्र जोड़ने से प्रबोध हो गया, प्रसिद्ध हो गया, प्रयाग हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बात आपको समझ में आ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब इन पर आधारित प्रश्न को हम एक बार करेंगे, ठीक है ना, इकट्ठा ही हम लोग सब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इन पर आधारित जो प्रश्न है आप इसको दोहराते हुए चलिएगा। एक दिन जो है इस टॉपिक खत्म होने पर हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना। तो यह जो है प्र उपसर्ग हो गया हमारा। हम लोगों ने प्रा देख लिया ना, अब हम लोग परा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो एक तरह के जो उपसर्ग हैं उन सबको हम लोग यहाँ देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा कैवां हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर 13वां उपसर्ग देख लिया था प्रा। अब हम लोग परा देख लेते हैं, ठीक है ना। परा उपसर्ग, परा। अच्छा एक मिनट, नंबर डाल दो पहले मैं। कोशिश करेंगे 15 उपसर्ग कम से कम आज हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। ये 14वां है, ठीक है ना, यह 14वां उपसर्ग है। पांच रह जाएगा तो 5 अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो परा उपसर्ग हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। परा का क्या अर्थ हो जाएगा, सबसे पहले यह हम लोग जान लेंगे। तो जो, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो जो परा है ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। परा का अर्थ होता है दूर, या तो निषेध भी हो सकता है। एक मिनट, निषेध, या तो रहित हो सकता है, ठीक है ना। रहित या अभाव, ठीक है ना, अभाव, ठीक है ना। अच्छा देखिए, कई लोग अभाव लिखते हैं, अभाव नहीं होता है, अभाव होता है। भाव में अ उपसर्ग जुड़ने से यह बनता है, ठीक है ना। यह मैंने बता दिया चूंकि शब्द आ गया। जैसे कई लोग यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अभ्यर्थी। अभ्यर्थी कोई शब्द नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी होता है, ठीक है ना, अभ्यर्थी होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे आगे तो वहां पर देखेंगे, ठीक है ना। अभी उपसर्ग हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो यह अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं इसको। चलिए फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं, हम लोग अपने बिंदु पर आते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया। और इसमें अगर हम लोग समास की बात करें तो समास कौन सा हो जाएगा, समास यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, अव्ययी भाव समास, और यहाँ पर संयोग होगा, ठीक है ना। कहीं कहीं पर दीर्घ संधि भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर संयोग ही होगा, ठीक है ना। सीधा इसके उदाहरणों पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने लिखा यहाँ पर भव, ठीक है ना। भव का अर्थ होता है यहाँ पर देखिए, भव के 3-4 अर्थ होते हैं। भव मतलब होना भी होता है, भव मतलब शिव जी भी होता है, भव मतलब संसार भी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से उपसर्ग जोड़ने से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ जब मैंने परा उपसर्ग जोड़ा तो यह क्या हो जाएगा, पराभव। पराभव हु बहु ऐसे जुड़ गया। पराभव का अर्थ होता है जो जब कोई पूरी तरीके से हार जाए, ठीक है ना। जब एकदम से हार जाए, कोई जीतने का कोई चांस ना बचा हो, हर तरफ से जो हार जाए उसको पराभव कहते हैं, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से हारना, ठीक है ना। तो ये इसका अर्थ होता है। पराभव यहां पर जुड़ गया, परा और भव जुड़ के सीधा सीधा यहां पर संयोग हुआ है, पराभव हो गया, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर और लिखा काष्ठा। जब मैंने काष्ठा लिखा और इसके साथ परा उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, परा काष्ठा।
बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, जैसे एक शब्द मैंने लिखा अधीन, इसके साथ जब मैंने परा लिखा तो क्या हो जाएगा? पराधीन। अब देखिए यहां पर क्या है? दीर्घ संधि है, आ और आ मिलकर परा हो गया, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। यह पराधीन हो गया। अब देखिए एक शब्द मैंने लिखा मर्श, ठीक है ना। अब इसके साथ जब मैंने परा शब्द जोड़ा, परा उपसर्ग जोड़ा, तो क्या हो जाएगा? परामर्श हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? परामर्श। मर्श मतलब होता है दूरी, ठीक है ना। वैसे दूरी के लिए यह प्रयोग होता है, परामर्श हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ तो थोड़ा ब्लंडर हो गया भाई। यहाँ पर पराधीन, यह कोई शब्द नहीं बनेगा, इससे परा उपसर्ग से नहीं बनेगा, इसको तुरंत काटिए, ठीक है ना। तो पराधीन यह नहीं होगा, बिल्कुल पराधन अधीन नहीं होता है भाई, ये गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो पर अधीन होता है, यहाँ पर होना चाहिए, मतलब दूसरे के अधीन, ठीक है ना। यहाँ पर अधीन होगा, यह परा यहाँ पर उपसर्ग नहीं होगा। देखिए अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पर आप लोग कभी टिक करके मत आइएगा, ठीक है ना। पराश्रित पर आश्रित होता है, पराधीन पर अधीन होता है, ठीक है ना। पर उपकार, परोपकार, यहाँ पर कई जगहों पर ऐसा सामान मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हुआ यहाँ पर गलत हो गया, जैसे और भी, जैसे पराश्रित मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी परा उपसर्ग आपको दिख रहा होगा, लेकिन है नहीं, पर आश्रित है, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरे पर आश्रित, पर अधीन है, ये पराधीन नहीं होगा, पर अधीन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर उपकार, पराउपकार नहीं होगा, परोपकार। आपको दिख के ऐसा लग रहा हो पराधन उपकार, परोपकार हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर परा उपसर्ग है, गलत हो जाएगा ये आंसर, ठीक है ना। कभी ऐसा मत करिएगा, पर उपकार होगा, पर यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सही हुआ कि यहाँ पर गलत लिखा गया और ये सारी बातें क्लियर हो गई, वरना ये तो ब्लंडर हो जाता है बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो ये हो गया परा उपसर्ग हमारा, ठीक है ना। अब जो है इसके बाद हम लोग को हमारा 15वां उपसर्ग और आज का अंतिम उपसर्ग देख लेना है। कौन सा उपसर्ग? 15वां उपसर्ग, ठीक है ना। यह कौन सा है? छोटा सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग, ठीक है ना। बहुत टफ नहीं है, बहुत छोटा सा है। आज इसको देख के हम लोग आज की क्लास यहीं रोक देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है अर्थ, इसका क्या हो जाएगा? इसका अर्थ अभाव के तहत सेंस में लिया जाता है, ठीक है ना। रहित हो सकता है, अभाव जिसको कहते हैं, ठीक है ना। निषेध, निषेध, ठीक है ना। तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो संधि हमारी होगी, संधि तो कोई होगी नहीं, यहाँ पर संयोग ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर संधि नहीं होगी, संयोग मात्र होगा, ठीक है ना। और जो समास होगा वह अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अब सीधा सीधा इसके उदाहरण पर आते हैं। इसमें कोई नियम तो होगा नहीं, नियम क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर संधि हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ सीधा संयोग हो रहा है। अब इसके जो है उदाहरण पे हम लोग आ जाते हैं। जैसे मैंने लिखा बोध, अब यहाँ पर जब मैंने बोध लिखा तो यहाँ पर अ उपसर्ग लगाने पर यह अबोध हो गया। देखिए यहाँ पर हूबहू उसी तरह से मैंने इसको लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, ठीक है ना। अ के साथ मैंने ज्ञान लिख दिया, ठीक है ना, अज्ञान हो गया, ठीक है ना। तो कि अज्ञात हो गया, अज्ञान हो गया, अबोध हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे ना। अकथन हो गया, अकहानी हो गया, बहुत सारे। जैसे मैंने कहानी के साथ आ जोड़ दिया तो यह क्या हो गया? अकहानी। अकहानी एक जो है एक ट्रेंड था साहित्य में, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ाया जाएगा आगे। अकहानी एक तरह की विधा होती है जहाँ पर अलग अलग तरह की बातें होती हैं, समाज से थोड़ा हट के बातें की जाती हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पूछे जाते। टीजीटी पीजीडी की परीक्षा में वहाँ प्रश्न आते हैं, खैर वो अपना अलग टॉपिक है, साहित्य अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अकहानी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। जैसे एक और शब्द मैं यहाँ लिखता हूँ दम्य, इसके साथ जब मैं आ उपसर्ग जोड़ूंगा तो अदम्य हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो गया? अदम्य हो गया। एक और शब्द मैंने लिखा पवित्र,
इसके साथ जब मैं अ उपसर्ग जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। नैतिक एक शब्द है, उसमें अनैतिक हो जाएगा, अकाम हो जाएगा काम के साथ जोड़ने पर। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो इस तरह से बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं था जो अलग से जाना जाए, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, अ उपसर्ग भी कंप्लीट हो गया, अ उपसर्ग भी पूरा हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न मैं यहाँ लिखता हूँ, इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। जैसे अ उपसर्ग है, कई बार भ्रम की स्थिति रहती है इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। एक मैंने प्रश्न लिखा, इस प्रश्न में मैंने लिखा, चलिए एक प्रश्न कि किसमें अ उपसर्ग नहीं है। मैंने लिखा किसमें अ उपसर्ग नहीं है, और 4 विकल्प मैंने आपको दिए, क, ख, ग, घ, ठीक है ना। तो मैंने लिखा अनौचित्य, अबोध, अशुद्ध, और एक शब्द लिख लीजिए अज्ञान, ठीक है ना। अब आपको बताना है इसमें से किस में अ उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस में नहीं है, अनौचित्य में नहीं है, अशुद्ध में नहीं है, कि अबोध में नहीं है, कि अज्ञान में नहीं है। अब क्या करिए, एक बार आप इन सबको तोड़ने का प्रयास करिए। देखिए अबोध लिखा है ना, अधन बोध इसमें तो है ही, अधन ज्ञान इसमें भी है, अधन शुद्ध जो शुद्ध ना हो, जो ज्ञानी ना हो, अज्ञान, ठीक है, जैसे जहाँ ज्ञान ना हो, अबोध जहाँ पर बोध ना हो, ठीक है ना, अबोध। अब देखिए और अनौचित्य यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसको अधन नौचित्य लिखेंगे तो क्या कोई अर्थ निकलता है, अ और नौचित्य का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अन उपसर्ग है, ठीक है ना। यहाँ पर अन उपसर्ग है, और यहाँ पर सही हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, क सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, वो हम लोग एक बार करेंगे जब आगे हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से आपने इसको समझ लिया कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अ उपसर्ग हो गया, यह आज का अंतिम उपसर्ग था। अब आगे 5 उपसर्ग और बचे हुए हैं तत्सम उपसर्गों में, उसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद तद्भव उपसर्ग देख लेंगे, बहुत जल्दी से वो भी कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास में, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी था तत्सम उपसर्ग में थोड़े से नियम ज़्यादा हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए समझने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है ना। अगर आप डीप स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समझने के लिए बहुत कुछ होता है। सतही तौर पे बहुत सारे लोग आपको पढ़ा कर चले जाएंगे, बहुत सारी किताबों में यहाँ तक कि गलत लिख दिया है। बहुत सारे रेपुटेटेड किताबों की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा मान प्राप्त किताबें हैं, वहाँ पर आपको जो है बहुत सारी गलतियाँ मिल जाएंगी। आप डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक देख लीजिए, वहाँ पर उपसर्ग आपको बहुत थोड़ा सा जो उदाहरण नहीं भी है उन उदाहरणों को भी आपको दे देंगे। जहाँ पे आ दिख ले, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, और जैसे वहाँ पर अगर दिख गया, वहाँ पर उनको एक शब्द अ दिख गया और ये अ उपसर्ग के साथ वाले उदाहरण में इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक आपको वहाँ दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ करते हैं, उन सबको ध्यान में रख के पढ़ना है। हम लोग डीप देख रहे थे, ठीक देख रहे थे, जहाँ पर गलतियाँ कम हो, गलतियाँ ना के बराबर हो, मतलब हो ही ना, उन सबको यहाँ पर देख रहे थे। बहुत सारी पुस्तकों में बहुत सारी गलतियाँ मिलेंगी उपसर्ग जब आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसीलिए परीक्षा में आप गलत कराते हैं, वहीं से पढ़ के जाते हैं, गलत हो जाता है। कंटेंट कम है और प्रश्न अच्छे खासे हैं। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।